हाय फ्रेंड, अपने इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर राष्ट्रपति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग आर्टिकल 54 की चर्चा किए थे, अनुच्छेद 54। इसमें चर्चा हुआ था भारत में जो राष्ट्रपति होगा वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की जो पद्धति है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब भारत में थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। कल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो पहले ये समझना है कौन कौन लोग भाग लेंगे। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे। दूसरा, राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार जोर दे रहा हूं निर्वाचित सदस्य पर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिन प्रदेशों में विधानसभा की स्थापना की गई है वहाँ के विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये सब भाग लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ जस्ट इसका रिवर्स आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते। तो सबसे पहले जब निर्वाचित भाग लेंगे तो मनोनीत भाग नहीं लेंगे, यानी कि लोकसभा में के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो 2, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी वहाँ के राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो ये सभी सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। पहला तो जो मनोनीत सदस्य हो गए वो भाग नहीं लिए। दूसरी बात कि वर्तमान समय में जिन राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषद के जो सदस्य हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 से आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 55 की ओर, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को हमको देखना है। अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले हमको नामांकन करना होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन करने के लिए जो शर्त है उस शर्त के रूप में हमें 15,000 रुपया जमानत की राशि के रूप में जमा करनी होती है। अक्सर सुनते होइएगा कि जमानत जब्त हो गया। तो जमानत जब्त का मतलब क्या है? तो जो जमानत की राशि है उस राशि का जब्त होना, कैसे जब्त होता है और क्यों जब्त होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर उसके बाद
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह निर्वाचन नहीं, राष्ट्रपति के नामांकन के लिए आवश्यक है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है या समानुपातिक मत प्रणाली क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। एकल संक्रमणीय के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो राज्यों के विधानसभा के सदस्य हों, इन सभी सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, क्योंकि सभी सदस्यों का मतों का मूल्य एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हमें इनके मतों का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे मत का मूल्य ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। पहले राज्य विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य, विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर होता है उस, मतलब कि जिस राज्य का हम विधानसभा के मतों का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में जितने भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है, चाहे कहें कुल विधायकों की संख्या भागा 1000। इसमें जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विधानसभा सदस्य, एक विधायक के मत का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी आधार पर तब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब निकालते हैं किसका मूल्य, तो सांसद जो एमपीज होते हैं, तो सांसद के मतों का मूल्य बराबर होता है विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटा, मतलब कि एक विधानसभा में जितने भी सदस्य थे उनका टोटल जो मत का वैल्यू आया है वो बटा उस राज्य में कुल सांसद की संख्या कितनी है बटा कुल सांसदों की संख्या। इससे हम विधानसभा के सदस्य और इससे हम लोकसभा के सदस्य के मतों का मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों में समरूपता यानी कि एक रूपता आ जाती है। जैसे पहले हमने कहा था कि दोनों के मतों का मूल्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इसलिए पहले समरूपता लाने के लिए इनके मतों का मूल्य ज्ञात करना जरूरी होता है। ठीक है, फिर अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था जो है ये निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जैसे हमने कहा कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और उस समय एक या एक से अधिक राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई हो, तो फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति का क्या चुनाव होगा या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का सलाह राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया था कि इस स्थिति में क्या कदम उठानी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दिया था उस आधार पर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय एक या एक से अधिक विधानसभा यदि भंग हो तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उसे रोका नहीं जा सकता है। क्लियर?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था तो निर्वाचन आयोग ने करा दिया, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर किसी तरह का विवाद होगा तो उस विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। जैसे उदाहरण की तरह हम लोग देखेंगे कि पहली बार 1967 में 1967 में भारत के राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके चुनाव के विरुद्ध में बाबू राम पटेल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया गया था। उनका यह कहना था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो चुनाव हुआ है, जो उनका नामांकन हुआ है, वो नामांकन का तरीका गलत था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पिटीशन को रद्द कर दिया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 56। अनुच्छेद 56। अब इस 56 की चर्चा हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।